बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करती है। ये यूज भी बहुत सी जगहों पे होती है। ज़्यादातर ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आखिर इसमें वर्किंग कैसे हो रही है, कैसे हम लेंस को यूज़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको पता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट भी बन सकते हैं और एमसीक्यू भी बन सकते हैं, जिनको हम वीडियो के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखें। जैसे मैं हेडिंग बनाऊंगा, जैसे मैं प्रेजेंट करूंगा, आपने भी ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। अगर आप इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे वीडियो लेना चाह रहे हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर जाएं, टॉपिक का नाम, चैनल का नाम लिख के सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास कुछ इस तरीके की होती है। यकीनन ये आपने कभी ना कभी अपने लैब के अंदर या कहीं ना कहीं इसको देखा जरूर होगा। तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। एक लेंस ऊपर की डायरेक्शन में होता है यहाँ पर, एक लेंस यहाँ पर बना होता है। ठीक है, इस वाले लेंस को हम कहते हैं ये आई पीस है, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे होते हैं, ये हमारी आंख के करीब होता है तो इसे हम आई पीस कहते हैं। दूसरा लेंस आपका यहाँ पर होता है, इस यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। बेसिकली यही दो लेंस है जिनकी वजह से एक इतना बड़ा इमेज बनता है कि आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी बहुत क्लियरली नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ये तीन लगाए होते हैं हमने, ताकि अगर किसी एक लेंस से नहीं सही नजर आ रहा तो एक्सचेंज करके घुमा के दूसरा ले आए। ठीक है, तो तीन किस्म के लगे होते हैं, लेकिन वर्किंग की बात की जाए तो वो दो में ही होती है ना। मतलब एक लेंस यहाँ पे रुक जाएगा, फिर दूसरा ऊपर होगा और इनका आपस में इंट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से इमेज बनेगा। अब इनका आपस में किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, आपस में ऐसा क्या होता है कि बहुत बड़ा इमेज बन जाता है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हम इसकी बनाएंगे रे डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके सामने एक रे डायग्राम है। ये जो है मेरे पास, ये लेंस, पहले वाला लेंस, इस लेंस को मैं कहता हूँ ये मेरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला लेंस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिसको देखना होता है ना, जो उसके करीब वाला लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो ये मेरा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो ऊपर वाला था आईपीस लेंस, और वो मेरा ये है। ठीक है, ये मेरा हो गया आईपीस लेंस। आईपीस लेंस। अब देखते हैं कि आखिर इनके अंदर वर्किंग किस तरीके से होती है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे देखना है, तो मैं इसे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखूंगा। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, उसको ड्रा करके देख लेते हैं। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ये जो है ये फोकस है एफ, ये भी इसी का क्या है, फोकस है एफ। और ये आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस का फोकस ये है, और ये भी आईपीस लेंस का क्या फोकस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस को मैं एफ ओ के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, और आईपीस के जो फोकस है उसे मैं एफ ई के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस तरीके से। क्लियर। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मौजूद है, तो इसका इमेज बनेगा दूसरी साइड पर। अब इसका इमेज बना लेते हैं हम। तो एक लाइट की रे आएगी, लेंस से टकराएगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, ये जो फोकस है ना, इसमें से गुजरेगी और इस लेंस के साथ टकरा जाएगी। इसी तरीके से एक और रे आएगी इस ऑब्जेक्ट से और इसके मिडिल पॉइंट से गुजरेगी। और आपको पता है जब सेंटर से कोई गुजरता है पॉइंट तो वो रे मुड़ती नहीं है बल्कि सीधा ही मूव कर जाती है। तो ये भी बिल्कुल सीधा मूव करेगी और यहाँ पर जाके कहीं पे ये मिल जाएगी। अब जहाँ पर रेज मिलती है वहां पर बन जाता है इमेज। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी रेज यहाँ पर मिली हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा इमेज। ले जी, उस ऑब्जेक्ट का मेरे पास यहाँ पर आ गया इमेज। अब बारी आ जाएगी इस आईपीस लेंस की। ये जो इमेज मेरे पास बना है, इस आईपीस के लिए यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आईपीस के सामने ये चीज मौजूद है, ये इमेज मौजूद है। अब आईपीस क्या करेगा, ये जो इमेज बना है ये आईपीस के फोकस के अंदर बना। आपने ये कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि जब भी फोकस के अंदर कोई बॉडी मौजूद होती है तो उसका इमेज बनता तो है, लेकिन वर्चुअल इमेज बनता है। पीछे की तरफ इमेज बनेगा और साइज में भी बड़ा होगा। सेम यही काम इधर होगा। इसमें भी जो इमेज है वो इसके फोकस के अंदर है। अब इस इमेज का दोबारा से एक इमेज बनेगा,
लेकिन वो इमेज क्या बनेगा, वो वर्चुअल इमेज बनेगा, और जिस साइड पे बॉडी होती है उसी साइड पे इमेज बनता है। मतलब बॉडी आपकी यहाँ पर है तो इमेज भी यहीं पर ही कहीं पर बनेगा, इस साइड पे इमेज नहीं बनेगा। क्लियर। हमने कन्वेक्स लेंस का जो लास्ट टाइम काफी देर पहले एक टॉपिक किया था जिसमें हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे कैसे बनते हैं, अगर एफ पर रखें, 2f पर रखें, 2f से आगे रखें, पीछे रखें। तो उसी के अंदर ना लास्ट वाला था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कन्वेक्स लेंस के फोकस के आगे कोई बॉडी मौजूद हो ना, तो उस बॉडी का जो इमेज बनता है वो पीछे की तरफ बन जाता है वर्चुअल। ठीक है, तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल, जब बॉडी फोकस से आगे चली जाए। सेम काम इधर हो रहा है, बॉडी फोकस से चलेगी या आगे, अब इसका इमेज बनेगा वर्चुअल। अब इसका वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो ये जो रेज हैं ये लेंस के अंदर जाएंगी और अंदर जाके थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि लेंस जो रेज है उनको रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएंगी रिफ्रैक्ट। तो अब मैं अगर इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो मेरे पास ये कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल जाती, तो पीछे जहां पर भी जाके ये मिलेंगी वहीं पर मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये पीछे कहाँ पर जाके मिलती हैं। मैं अगर इनको यहाँ से पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, एक रे ये आ गई और दूसरी रे मैं ये इसको भी एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी रेज आकर मिल गई। तो मेरा इमेज भी अब क्या बनेगा, यहीं पर ही बनेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे माइक्रोस्कोप में इमेज बना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो यहाँ पर बना, और ये जो इमेज बना ये बन गया आईपीस के फोकस के अंदर, जिसकी वजह से आईपीस ने क्या किया, इसका इमेज तो बनाया लेकिन इमेज बनाया वर्चुअल, क्योंकि जब भी फोकस से आगे कोई बॉडी मौजूद होती है उसका इमेज बनता है वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है, अगर बॉडी सीधा है ना तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा और साइज में बड़ा बनेगा। यहाँ पर ये बॉडी अभी क्या है, उल्टी है, तो वर्चुअल इमेज भी क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा लेकिन साइज में बड़ा बनेगा। तो जो फाइनल इमेज है वो क्या बना आपका, काफी ज्यादा बड़ा इमेज बना। ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप से इस छोटे से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको इतना बड़ा नजर आएगा। इसलिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, देखने के लिए। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है जो आपके कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, अगर आपसे वो पूछता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस किस तरह का इमेज बनाता है, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया वो ये था, और ये जो इमेज है ये रियल इमेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं बॉडी सीधी है, इमेज उल्टा बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इमेज बनाता है, लेकिन आगे मेरा जो आईपीस लेंस है ना, ये जो इमेज बनाता है ये इमेज बना देता है वर्चुअल। क्लियर, अगर मेरा इमेज उल्टा है तो उसका इमेज भी क्या बना, उल्टा, मतलब चेंज नहीं ना हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। सिंपल याद रखने के लिए तो ये याद रखिए कि आईपीस लेंस कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। अब डायग्राम में गलती बहुत अक्सर बच्चे करते हैं कि अपनी मर्जी से जहां मर्जी एफ ओ एफ ई लिख देते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है ये लिखते हुए कि जहां से ये रे गुजरती है ना फर्स्ट वाली, वही पॉइंट आपका एफ ओ होना चाहिए। और दूसरी बात कि मेरा जो इमेज है ना वो एफ ई से आगे होना चाहिए। बच्चे अपनी मर्जी से कहीं पर भी एफ ई लिख देंगे, हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि जो इमेज है वो तो फोकस से आगे बनना है। तो मैं अगर पहले ही फोकस बना दूंगा तो वो तो फिर इमेज फोकस के पीछे चला गया, आगे तो नहीं आया, तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा सारा। तो पहले आएगा फोकस और बाद में बनेगा इमेज। इन चीजों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और इस साइड में भी यही ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बॉडी को उठा के फोकस के ऊपर रख दिया, फोकस से आगे नहीं, ये फोकस है, फोकस से बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे होनी चाहिए वो आपकी बॉडी। तो इस तरीके से आपका ये जो माइक्रोस्कोप है ये वर्क करती है। उम्मीद है कि आपको इसकी वर्किंग समझ आई होगी। इसकी रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये बड़ी सिंपल फॉर्म में बना दिया। अब बुक वाले ने मजीद भी 2-3 लाइनें और भी ड्रा की हैं, आप वो कर सकते हो, लेकिन इतना ही बना दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस लेंस है, इनकी कुछ खुसूसियात हैं वो पढ़ना जरूरी है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है। ओके, लेकिन आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, यहाँ तक ये आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर से बड़ी है, तो आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो चंद सेंटीमीटर होती है,
ठीक है, सम सेंटीमीटर, मतलब में भी 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, लेकिन कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है, इतनी बड़ी इसकी भी नहीं होती। लेकिन ऑब्जेक्टिव की तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं होती, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। अब इन्हीं बातों को हमने लिखा हुआ है फीचर्स के अंदर। सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। इसके अंदर 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं या कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। एक का नाम हमने आईपीस रखा हुआ है, दूसरे का ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है। एंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इनको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आप कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन होगी। अब वो फीचर्स हैं इसके कुछ, उनको देख लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले है कि इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो एक अकेले लेंस की बनिस्बत ज्यादा होती है। मतलब ये जो इमेज बनाता है ये अकेले लेंस की बनिस्बत ज्यादा बड़ा इमेज बनाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि एक ही लेंस होता है तो वो भी इमेज बना देता है बड़ी, लेकिन इसमें 2 लेंस होते हैं जिसकी वजह से इमेज बहुत ज्यादा बड़ा बनता है और क्लियर बनता है। तो ये इसका एक फीचर है। देन द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये जो बात की थी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है, यही बात हमने इसके फीचर में देख दी। देन थर्ड, द आईपीस हैज अ फोकल लेंथ एफ अ फ्यू सेंटीमीटर, के आईपीस की भी फोकल लेंथ सिर्फ चंद सेंटीमीटर की होती है। सम सेंटीमीटर लिख लो या फ्यू सेंटीमीटर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, इसी चीज को हमने फीचर में लिखा हुआ तो ये आईपीस या माइक्रोस्कोप का एक फीचर बन गया, खसूसियात बन गई। ये तीनों फीचर्स आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि ये फीचर भी अलग ही शॉर्ट बनता है, पेपर में आता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको यही तीनों फीचर्स दिखते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये एज एमसीक्यू भी याद रखना कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। तो एमसीक्यू में ना वो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन, इक्वल टू ऐसा कुछ लिख के देगा, तो जो लेस देन 1 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन होगा आपने उस पर ही क्लिक करना है, उस पर ही टिक करना है। लेकिन फीचर्स की भी बात कर ली हमने इसकी रे डायग्राम को भी देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर की। ठीक है, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर अगर मालूम करना हो, मतलब ये देखना हो कि ये इमेज के साइज को कितना मैग्नीफाई कर सकती है, कितना बड़ा कर सकती है, तो इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करने का भी फॉर्मूला है हमारे पास, वो ये है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एल ओवर एफ नोट 1 प्लस डी ओवर एफ ई। ये फॉर्मूला है इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करने का। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, ये इसकी बात की जा रही है एफ ओ की, ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ। उसके ऊपर लिखा हुआ है एल। अब एल चीज समझने वाली है कि एल क्या चीज है। एल बेसिकली आपका इन दोनों लेंस का आपस का डिस्टेंस है। ठीक है, एक लेंस से लेकर जो दूसरे लेंस तक का जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हमने एल का नाम दिया हुआ है। ओके, ये डिस्टेंस है दोनों लेंस का आपस में, तो एल की जगह पे एल वाला डिस्टेंस आ जाएगा, लेंस का डिस्टेंस। फिर 1 प्लस डी ओवर एफ ई। अब इसके अंदर जो एफ ई है ना, इसका मतलब है आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। ये चीज, ये जो थी ना आईपीस लेंस की फोकल लेंथ, इसका ये मतलब है। अब डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है ये जो इमेज आपका बना, ये जो इमेज आपने बनाया है, इमेज का जो डिस्टेंस है ना आपकी आंख से, ये सारा डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को हम बेसिकली कहते हैं डी। ओके, तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर हर एक चीज का पता होना चाहिए क्या है। ये लेंस का आपस का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ की ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और ये आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा इस फॉर्मूले का मतलब, और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कि यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट, मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि बैक्टीरिया है, उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है मेडिकल में बहुत ज्यादा। इसके अलावा यूज फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की बहुत सी फील्ड हैं जिसमें भी माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है रिसर्च करने के लिए, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के को स्टडी करने के लिए,
बोटनी, बोटनी कहते हैं कि पौधों की स्टडी के लिए। और जियोलॉजी, जियोलॉजी ज़मीन की स्टडी को कहते हैं, उसके लिए भी माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जा सकता है। आपने कंपाउंड देखने होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। देन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब होता है कि आपका जो सेल है ना, सेल के अंदर कुछ जीन्स मौजूद होते हैं। उन जीन्स के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपकी हाइट, आपका कलर, ये सब कुछ कैसा होगा। वो जो जीन्स होते हैं ना, उनकी स्टडी के लिए भी हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं माइक्रोस्कोप के, आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपने लिखना भी ऐसा ही है, पहले डेफिनेशन, देन फीचर, देन रे डायग्राम। ये वाली डायग्राम आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन रे डायग्राम इसकी मस्ट है। और बाज़ औक़ात पेपर में सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम ही पूछ लेता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसकी रे डायग्राम ही बना दो, यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इतनी ज़्यादा अच्छी और डिटेल में आपको रे डायग्राम बनानी है, जैसी आपके सामने बनी हुई है, जैसी आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो ये आपकी होगी रे डायग्राम। देन आपने मैग्निफिकेशन के हेडिंग देके फॉर्मूला लिख देना है और लास्ट में फिर इसके यूजेस। तो आपका एक कंप्लीट अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपने कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट करें। अगर नहीं पूछना, समझ आ गई है, तब भी कमेंट करके बता दें। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।